हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आप सभी को सिद्ध कराने वाला हूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग कैसे बहुत उसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही में अगर स्टूडेंट आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप अभी क्लास 10th में हो और आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई, तो हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग अभी तक आप लोग की तैयारी कुछ भी नहीं हुई तो आप लोग यहाँ से आकर इस चैनल से BSL स्टडी पॉइंट से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस चैनल पे अभी नए क्लास अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। अभी हम लोग त्रिकोणमिति अभी हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं मैथ में, उसका भी लेक्चर 1 ही खत्म हुआ। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा। उससे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि हम लोग कैसे इसे जो √5 है, जो एक अपरिमेय संख्या होती है, इसे हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उसे परिमेय संख्या मान लेते हैं, यानी ठीक इसका विपरीत हम मानते हैं। यानी क्या मानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे हल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मानते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आप सभी जानते होंगे, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी को हम आगे लिखेंगे कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा जहां पर P और Q सहअभाज्य हैं। ठीक है, P और Q क्या है, सहअभाज्य, यानी जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे कैसे होनी चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो Q है यानी जो हर जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के रूप में। इसको समझते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ 6/8। ठीक है, मैंने 6/8 यहाँ पे लिख रखा है। आप ध्यान से देखो तो ये जो 6 है वो किससे कटेगा, 2 से, तो 3 बार में, और 8 भी 2 से कटेगा तो कितनी बार में, 4 बार में कटेगा। तो आप ध्यान से देखो तो 6/8 को हम लोग सहअभाज्य नहीं कर सकते, क्योंकि इनका गुणनखंड 2 भी है, लेकिन हमने आपसे कहा कि सहअभाज्य जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, वह सहअभाज्य है। तो ये सहअभाज्य नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पे जो आया है हम लोग का 3/4, क्या है, 3/4, ये सहअभाज्य है, क्योंकि जब इनको हम काटेंगे तो किसी भी संख्या से नहीं कटने वाले। आप कहेंगे 2 कट जाएगा, तो 2 तो कटेगा, लेकिन 3 कटेगा नहीं कटेगा। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी 3/4 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सहअभाज्य क्या होता है आपने समझ लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते, फिर आगे करना क्या है, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं आगे करना है। हमने क्या किया है, √5 को एक परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या इस √5 को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन दोनों पक्षों का हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो उधर √5 का वर्ग करते हैं और इधर P/Q का वर्ग करते हैं।
तो अब ध्यान से देखो, इधर √5 को आप लोग ध्यान समझना, √5 का वर्ग है यानी √5 का 2 बार गुणा यानी √5 गुणे √5। तो ध्यान से सुनना, जब भी दो रूट वाली संख्याओं का आपस में गुणा होता है और उनके अंदर जो मान है वो भी एक ही है, तो क्या होता है, रूट से रूट हट जाते हैं, वही संख्या बाहर निकल कर आती है। तो अब ध्यान से देखो, रूट के अंदर दोनों में क्या है, 5 है, तो केवल ये 5 बाहर निकल कर आएगा। तो इस √5 का स्क्वायर कितना होगा, केवल 5 होगा, ठीक है। और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो p स्क्वायर हो जाएगा। और q का स्क्वायर कितना होगा, तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, आगे क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे और 5 को इधर भेज देंगे। तो ये क्यू स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इधर पी स्क्वायर बचा और बटे में क्या आ जाएगा, 5 उधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा। और इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 बनाकर छोड़ देना। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो मैं आपको बताऊँगा वही मैं लिखूँगा। ये जो 5 है बटे में 5 है किसके, पी स्क्वायर के। तो क्या ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को विभाजित नहीं करेगा, क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि बटे में 5 है तो ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो क्या यही 5 जब ये पी रहेगा तो उसको विभाजित नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है। तो जो मैंने बोला वही हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो 5 p को भी विभाजित करेगा, 5 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। क्योंकि ये 5 जब पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो ये 5 पी को विभाजित नहीं कर सकता, आप कहेंगे कर सकता है। तो अब ध्यान से देखिए, फिर आगे हम कर क्या सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 5 पी को भी कर रहा है, तो बचा क्यों। तो हम क्या करते हैं, पी बराबर कोई एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, पी बराबर, देखो हमें क्या करना है, √5 को सिद्ध करना है अपर में संख्या, तो हम वो संख्या मानेंगे 5 और इसके साथ में कोई एक संख्या ले लेते हैं, वो भी m मान लेते हैं कि m क्या है, यहाँ पे m कोई एक पूर्णांक है, क्या है, m यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है। ये आपको मानना है, ठीक है। p बराबर आपको 5m माना है हमने, तो 5 क्यों माना, क्योंकि हमें √5 भी सिद्ध करना है, तो 5 मान लिया और साथ में m मान लिया जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। तो फिर आगे क्या करेंगे उसको ध्यान से सुनना आप। ये जो p का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से इस p का मान जो 5m है इस p की जगह रखेंगे, ठीक है। तो इधर है q स्क्वायर बराबर, अब p की जगह क्या रखेंगे, 5m रखेंगे इस p की जगह, तो 5m बटे 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आगे हल करते हैं तो इधर बचेगा q स्क्वायर और बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो 5 का स्क्वायर कितने होना है, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो m स्क्वायर और बटे कितना है, 5 है, तो ये 5 से 25 जाएगा 5 बार में, तो हो गया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखना और सुनना आप लोग, यह 5 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे 5। अब इसे भी आप लोग ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये जो 5 है इस q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि ये बटे में, तो क्या यही 5 q को विभाजित नहीं करेगा, करेगा। तो जो हमने ऊपर लिखा है वही हम फिर यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो यही 5 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो 5 है q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यही 5 q को भी विभाजित करेगा। तो आगे अब करेंगे क्या, आगे कुछ भी नहीं करना है, बस यहीं से हम लोग का सवाल हो गया है सॉल्व, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वही लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या मान रखा था, तो हमने ऊपर मान रखा था स्टूडेंट कि p और q क्या है, सहभाज्य जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि p का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जा रहा है और q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जा रहा है।
एक नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे 5 हो जा रहे हैं, यानी कि एक के साथ 5 भी हो जा रहा है, यानी 2 हो जा रहे हैं। तो हमें 2 नहीं चाहिए था, हमें केवल 1 चाहिए था, वो भी 1 ही चाहिए था। तो ये हमारी जो हमने परिकल्पना की थी वो परिकल्पना तो गलत हो गई। तो फिर हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो हम लिखेंगे अतः, ठीक है, देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अतः 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः क्या हुआ है, हमारी बात का विरोधाभास हुआ है। हमने तो मान रखा था कि P और Q क्या है, सहभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है। हमने कैसे कल्पना की थी कि हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ है, तो हमने माना था कि P और √5 क्या है, एक परिमेय संख्या और साथ में P और Q सहभाज्य है। तो सहभाज्य तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए जो हमारी कल्पना थी उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हुआ है। कैसी कल्पना का विरोधाभास हुआ है कि इधर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखना कि P और Q सहअभाज्य हैं, ठीक है। अतः और हमने क्या मान रखा था, और हमने मान रखा था कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, ठीक है, लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है, ठीक है, सिद्ध होता है कि √5 एक, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये जो मैंने लाइन लिखी है स्टूडेंट, आपको ये लाइन लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, हमें सिद्ध करने के बाद ये लाइन लिखनी होगी कि 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी जो कल्पना थी उसका क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। हमने कौन सी कल्पना की थी, हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या और साथ में P और Q सहभाज्य हैं। तो यहाँ पर देखें कि P और Q सहभाज्य हैं, अतः √5 एक अपरिमेय, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही हमने कल्पना की थी ना। इसलिए क्या है कि सिद्ध होता है कि √5 एक कैसी संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने यही कल्पना कर रखा था। तो स्टूडेंट आई होप अगर आपको आएगा तो आप भी ऐसे ही सिद्ध करेंगे और आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या अगर आपको सिद्ध करने के लिए आता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से और ऐसे ही सिद्ध करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप मैं आशा करता हूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, कैसे सिद्ध करना होगा अगर आएगा तो आप लोग भी बहुत आसानी से इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।